आज हम 15 जनवरी 2026 की न्यूज़ कवर करेंगे। पहली न्यूज़ है, 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। ये 78th आर्मी डे है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही आर्टिकल से लेके कवर करेंगे। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 78वां 78th आर्मी डे हम मना रहे हैं। हर साल ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और ये मनाया क्यों जाता है वो हम देख लेते हैं। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने टुक ओवर कर लिया था कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी आफ्टर जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर। ओके, तो ये दो बातें याद रखने की हैं। कौन हमारे पहले आर्मी जनरल थे? जनरल के एम करियप्पा। और इन्होंने किसकी पोस्ट ली थी? जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर। बुचर वो आदमी होता है जो काटता है लोगों को या जानवरों को, उसको बुचर बोलते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों का जनरल था, बुचर करके हुआ करता था। और उसी को हमने रिप्लेस करके करियप्पा जी आ गए थे हमारे। ओके, तो दिस ट्रांसफ़र सिग्निफाइज द फ्रीडम इन ट्रू सेंस, कि इसी दिन हम असली में आज़ाद हुए थे। बिकॉज बिफोर दैट आवर आर्मी वॉज रूल्ड बाई ब्रिटिश काउंटर पार्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्मी की अगर बात करें मिलिट्री में, तो डिफेंस इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं। तो 90% ऑफ आवर एम्यूनेशंस नाउ आर सोर्स्ड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज। मतलब इसका मतलब है 90% जो गोला बारूद है हम इंडिया में ही बना रहे हैं। नेक्स्ट आर्मी एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तो इसमें कुछ बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, उनको हम देखेंगे। एक्सरसाइज शक्ति हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं, और ये हर साल फ्रांस में ही होती है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास की बात करें तो युद्ध हम यूएसए के साथ करेंगे, बराबर के लोगों के साथ। तो ये अलास्का में हुई थी 2025 में। मैत्री जो एक्सरसाइज है इसका 14th एडिशन हुआ था। ये थाईलैंड के साथ करते हैं, लेकिन ये मेघालय में हुई थी। ओके, इसको याद रखना है। मैत्री, ऐसे ही मित्र शक्ति है। मैत्री और मित्र शक्ति आप देख सकते हैं। मैत्री थाईलैंड के साथ है, लेकिन मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, अपना मित्र देश है श्रीलंका। तो ये बेलगावी कर्नाटक में हुई थी। ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया है, सीधी सी बात है, इसके नाम में ही दे रखा है। तो ये पर्थ में हुई थी। नेक्स्ट अजय वरियर्स यूनाइटेड किंगडम्स। ये अंग्रेज थे और देवर कॉलोनियल पावर्स, उन्हें लगा कि हमें कोई जीत नहीं सकता, हम ही अजय वरियर्स हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये राजस्थान में हुई थी। डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ हम करते हैं, और ये अबू धाबी में हुई है। आई होप ये आप याद रखेंगे। एक्सरसाइज शक्ति किसके साथ है? फ्रांस के साथ, ये फ्रांस में होती है हर साल। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, ये अलास्का में हुई थी इस साल। मैत्री थाईलैंड के साथ, मेघालय में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के साथ, पर्थ में हुई थी। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, ये हमारी बेलगावी कर्नाटक में हुई थी। अजय वरियर यूके के साथ, ये इस साल राजस्थान में हुई थी। और डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ, ये कहाँ पे हुई थी? अबू धाबी में। देखो MQ-9B, ये UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स के बारे में, इट वॉज आस्ड इन आई थिंक यूपीएससी और आई थिंक UPPSC, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दीज वर आस्ड। ये MQ-9B, ये इस तरह के दिखने वाले ड्रोन्स होते हैं। इनको UAV इसलिए बोलते हैं बिकॉज देर इज़ नो मैन इनसाइड दीज व्हीकल्स, इनसाइड दीज ड्रोन्स। ओके, तो ये हमने कहाँ से खरीदे हैं? ये यूएसए से परचेज़ किए हुए हैं। आई होप ये याद रखोगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आर्मी के बारे में दी हुई है। फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट हमारी मिलिट्री है ग्लोबली। इससे पहले कौन आएगा? यूएसए आएगा, चाइना आएगा, रशिया आएगा। ऑलराइट, उसके बाद इंडिया को स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट हमारे मेडल्स कौन कौन से दिए जाते हैं? सबसे बड़ा जो मेडल मिल सकता है वो परमवीर चक्र है। ओके, उसके बाद महावीर चक्र आता है, उसके बाद वीर चक्र आता है। आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को ये दिए जाते हैं। याद रखना, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ओके, और 3 युद्ध हम पाकिस्तान के साथ लड़ चुके हैं, एक चाइना के साथ लड़ चुके हैं। चाइना वाला हम हारे थे, बट दैट्स नॉट द केस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो कुछ विक्ट्रीज जो रिसेंट ईयर्स में हुई हैं। 1967 में थोड़ी सी चाइना के साथ झड़प हो गई थी नाथुला को लेके। ला का मतलब होता है पास, और चोला, नाथू का सिक्का जल गया, ये एक तरह से सिक्किम में है। ओके,
सिक्किम रीजन में हमारी चाइना को लेकर झड़प हुई थी और इंडिया जीती थी इस वॉर को, और इसीलिए 1974 में 75 में हुआ था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया था। जस्ट रिमेंबर दिस। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पे हमने किया था, जब पाकिस्तानी सेना सियाचिन ग्लेशियर पे आई थी उसको कब्जा करने के लिए, तो इंडिया ने मेघदूत ऑपरेशन करके, हम पहले ही सियाचिन ग्लेशियर पे जाके चढ़ चुके थे और हमने उसको कब्जा कर लिया था। तो ऑपरेशन मेघदूत पता करने की ज़रूरत है। एंड ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, दिस इज़ द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर अगर कहीं पर लड़ाई हो सकती है तो वो सियाचिन ग्लेशियर ही होगा, हुआ है मतलब अभी तक, है ना। इससे ज़्यादा ऊंचाई पर कहीं लड़ाई हो ही नहीं पाई है। फिर 1987 में हमने समुद्रोंगचू, ये यहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था। ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये भूटान में है। ऑपरेशन राजीव हमने किया था बेलाफोंड ला, ये पास पड़ता है, इसको हम साल्तोरो पास के नाम से भी जानते हैं, ये लद्दाख में पड़ता है। ओके, बेलाफोंड ला, ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी पासेस बहुत बार पूछ लेती है। ओके, तो ऑपरेशन राजीव किया था हमने 1987 में और इंडिया वहाँ पे जीता था इस रीजन में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 1999 में कारगिल वॉर में, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया जीता था, और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पिनाका रॉकेट्स की बात कर लेते हैं। इस तरह के दिखने वाले रॉकेट्स होते हैं पिनाका रॉकेट्स। ओके, ये एक ट्रक में 8x8 का ये ट्रक होता है, 8 व्हीकल्स हैं और 8 में अलग अलग पावर जाती है इसमें। तो 8x8 के ट्रक पे इस तरह के 12 रॉकेट माउंटेड हैं। एक बैटरी में आप देखोगे 6 हैं, दूसरी बैटरी में 6 हैं, तो टोटल 12 रॉकेट्स होते हैं। और इनको साल्वो बोलते हैं, साल्वो लॉन्च भी बोल देते हैं इसको, पिनाका रॉकेट और साल्वो लॉन्च एक साथ आपने देखा होगा ना, खड़े रहते हैं और बहुत सारे रॉकेट्स निकल निकल के जा रहे हैं, तो उसके लिए हैं। इस तरह की हमारे पास देखो, अगर देखा जाए तो 6 पिनाका रेजिमेंट्स हैं, आर्मी की रेजिमेंट्स होती हैं, तो 6 रेजिमेंट्स ऐसी हैं जो केवल और केवल इन्हीं रॉकेट्स को देखेंगी। अगर कहीं पे लड़ाई हो जाती है तो इन्हीं रेजिमेंट्स बोला जाएगा, बोलो जी पिनाका रॉकेट्स लेके जाइए और दुश्मन को मार गिराइए। ओके, इन रेजिमेंट्स को आगे आने वाले 2026 तक, मिड 26 तक 10 रेजिमेंट्स में कन्वर्ट कर देना है और फिर आगे जाके इनको 22 रेजिमेंट्स में बनाने का हमारा टारगेट है। नेक्स्ट मैंने बताया था 2 बटालियंस हम लेके आए हैं, भैरव बटालियंस लेके आए हैं। ये पहली बार अपना वो करेंगी, डेब्यू करेंगी 26 जनवरी की इस परेड में। तो भैरव बटालियंस लेके आए। एक है अश्नी पल्टून्स। तो अश्नी पल्टून्स तो इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ, मतलब जो पैदल चलने वाले सैनिक हैं उनके साथ मिलके कॉम्बैट करेंगी। ये बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होंगी। एंटी आर्मर सिस्टम्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, मतलब जो यूएवी वगैरह आते हैं ना, ड्रोन वगैरह से हमला करेंगे उनको रोकने में और उनसे मारने में, ठीक है कि नहीं। भैरव बटालियंस ऑन द अदर हैंड, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हाईली इनहेंस एजिलिटी, लीथैलिटी एंड सर्वाइबिलिटी होती है, मतलब बहुत ही इंटेंसिटी से ये लोग अटैक करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये भैरव बटालियंस हैं, देख सकते हो, बंदूक हाथ में, तो मतलब ये मारेंगे। ये हैं अश्नी बटालियंस, ये देखो इनके हाथ में ड्रोन्स, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्फेंट्री यूनिट्स के साथ मिलके मॉनिटरिंग करेंगे। तो आई होप ये आप याद रख पाएंगे। ये आर्मी डे के बारे में बता चुका हूँ। इस बार की जो थीम है वो है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। रिमेंबर दिस। हमारे जो इंडियन आर्मी का मोटो है वो है सेवा परमो धर्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ये है INS कौंडिन्य। ये 17 दिन की जर्नी पार करके, ये पूछा जा सकता है UPSI में, कितने दिन में ये ओमान पहुँचा था। तो इंडिया के पोरबंदर से मस्कट ओमान में ये पहुँचने में इसको 17 दिन लग गए थे। ये हमने क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया था कि कॉलोनियल नरेटिव था कि इंडिया के जो लोग थे वो समुद्र में जाने से डरते थे, उनके पास ऐसी शिप वगैरह ही नहीं थी। तो इस नरेटिव को तोड़ने के लिए हमने 5th सेंचुरी AD का एक शिप बनाया है। इस शिप को मैंने बताया कि स्टिच्ड है ये, इसमें मॉडर्न नेल्स और टूल्स वो सब यूज नहीं किए, सिल के इसको बनाया गया है। ये कॉलोनियल नरेटिव से फाइट करने के लिए हमें हेल्प करेगा। आई होप ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, मस्कट के पोर्ट सुल्तान कबूस में जाएगा ये। मस्कट इसकी कैपिटल है ओमान की, तो उसमें एक पोर्ट का नाम है कबूस, सुल्तान कबूस। ओके, 29 दिसंबर को ये निकला था और ये 15 जनवरी को
पहुंच चुका है वहाँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये 15 जनवरी की न्यूज़ है, इसमें 14 जनवरी लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट शायद 14 जनवरी को ही पहुंचा होगा, क्योंकि 17 दिन की वो रही थी। महाश्वेता देवी जी के बारे में मैंने कल आपको बताया था, ये 100 साल की हो गई थी, 100 ईयर, सेंटेनरी ईयर में इन्होंने एंटर कर लिया है। महाश्वेता देवी एक राइटिस्ट एक्टिविस्ट हैं, ये लिखती हैं चीज़ों के बारे में, और एक्टिविस्ट है मतलब ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ढाका, बंगाल में हुआ था, लेकिन ढाका इस समय किसका पार्ट है? बांग्लादेश का पार्ट है, लेकिन ये इंडिया में आ गई थी। इन्होंने जो पहला नोवेल पब्लिश किया था उसका नाम था झांसीर रानी, झांसी की रानी, क्वीन ऑफ झांसी। नेक्स्ट इनका जो एक बुक था अरण्य अधिकार, अरण्य बुक्स आपको पता है फॉरेस्ट बुक्स को बोलते हैं, तो अधिकार का मतलब राइट्स होता है, तो अरण्य अधिकार मतलब फॉरेस्ट की बुक्स। तो इसका पहला ट्रांसलेशन हुआ था इंग्लिश में, द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट। इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल चुका है, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं और इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो मैंने कुछ दिन पहले ये मकर विलाक्कू फेस्टिवल के बारे में बताया था। ये केरला में लॉर्ड अयप्पा है ना, अयप्पा टेम्पल है। अयप्पा टेम्पल कौन सा है? शबरीमाला। तो वहाँ पे ये मनाया जाता है मकर विलाक्कू, इसको याद रखना। वल्चर सेफ जोन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, ओके। लेकिन ये मायूर रिवर वैली, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पड़ती है, यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तमिलनाडु में भी किस जगह पे अगर पूछा जाएगा तो ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है, मायूर रिवर वैली। ये लोकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम्स में भी ये वल्चर सेफ जोन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें ये रिफॉर्म्स बताए हैं इस लेडी ने कि अगर इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो ये 4 सेक्टर्स में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैं कुछ टारगेट्स बता देता हूँ। हमारा $7 ट्रिलियन का टारगेट है कि हमको 2030 तक अपनी इकोनॉमी कितनी कर देनी है? $7 ट्रिलियन। $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें कितनी कर देनी है 2047 तक, 2047। इस साल को हमें 100 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए, ठीक है कि नहीं। डेवलप्ड हमें कब तक बन जाना है? 2047 तक। जस्ट रिमेंबर दीज टारगेट्स। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि पहला रिफॉर्म करने की ज़रूरत है डोमेस्टिक सेविंग्स में। डोमेस्टिक सेविंग्स का मतलब हाउस होल्ड सेविंग्स हमें बढ़ानी है। रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि हाउस होल्ड सेविंग्स हमारी कम हो रही हैं। पहले जो लोग पैसा बचा के बैंक्स में और इधर उधर रखते थे, फिक्स डिपॉजिट करके रखते थे, अब वो लोग डिपॉजिट्स नहीं कर रहे हैं, वो सेविंग्स नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन बढ़ गया है, कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। लोन ले लेकर वो लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। जब लोगों ने इतना सारा लोन ही ले रखा है तो उनके 20-30 साल तो उस लोन को चुकाने में ही लग जाते हैं। ओके, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने 50 लाख का एक घर बनवा लिया, तो 50 लाख का जब उन्होंने लोन लिया है तो 25 साल तक वो उसकी किस्तें भरता रहेगा, तो सेविंग्स कैसे कर पाएगा? तो इस तरह से डोमेस्टिक सेविंग्स इरोड हो रही हैं। तो सबसे पहला काम हमको करने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक सेविंग्स को बढ़ाना है। ओके, हमारी देखो डोमेस्टिक सेविंग्स कम हो गई हैं, 5.3% ऑफ जीडीपी हो गई हैं, और जबकि हमारा हाउस होल्ड का डेट जो कर्जा है घरों पे वो बढ़ता जा रहा है, 40% हो गया है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हमें लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग करनी है वो बैंक्स से नहीं करनी है, मार्केट से करनी है। हम जितना भी पैसा उठा रही हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो पैसा लोग बैंकों से उठा रहे हैं। अब बैंक से सरकार ने लॉन्ग टर्म मान लो 30 साल के लिए कोई लोन ले लिया, तो 30 साल के लिए बैंक का पैसा फंस गया कि नहीं। अब वो पैसा जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो सब नहीं ले सकते। तो यही सलाह दी गई है कि लॉन्ग टेन्योर की जो फाइनेंसिंग करनी है वो बैंक्स से नहीं करनी है, गवर्नमेंट्स को और कंपनीज को, वो करनी है मार्केट से। मार्केट इन द सेंस लोगों से पैसा उठाया जाए। आप बॉन्ड पब्लिश करिए, आप कोई भी सिक्योरिटीज़ पब्लिश करिए, और वहाँ से लोगों से पैसा लीजिए प्रोजेक्ट्स के लिए, रादर देन टेकिंग फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स। तो बैंक के पास पैसा बचा रहेगा तो वो एमएसएमईज को और बाकी की चीज़ों को पैसा दे सकेंगे। नेक्स्ट हमको तीसरा काम करना है कैपिटल इफ़िशियंसी पर। ओके, तो कैपिटल इफ़िशियंसी मतलब जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न्स ज़्यादा आने चाहिए, इस ऐसी चीज़ों पर हमें इन्वेस्ट करना है। चौथा हमें जो काम करना है स्टार्टअप्स पे और डीप टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैपिटल आउटपुट कर्व। कैपिटल आउटपुट कर्व मतलब हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमको उसकी वजह से हमारा आउटपुट इम्प्रूव हो रहा है।
तो इस पे हमें काम करना है। तो कैपिटल मतलब हम पैसा तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं समझे? जैसे अगर मैं कर बनाऊँ तो पैसा तो हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट हमारा बहुत कम इन्वेस्ट हो रहा है। तो जो ये जो गैप है, इसको हमें किससे फिल करना है? टेक्नोलॉजी से, ओके, एंड स्टार्टअप से। तो यही ये बता रहे हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये 4 रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। पहला है डोमेस्टिक सेविंग्स, दूसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फ्रॉम मार्केट्स, तीसरा है कैपिटल इफिशिएंसी, चौथा है कैपिटल आउटपुट कर्व को टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम करना है। ये कल मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये वाला आर्टिकल। सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्शन 17A कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, स्प्लिट वर्डिक्ट था, 2 जज की बेंच थी। एक ने बोला था कि इसको ख़त्म कर दो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के, एक ने कहा था कि नहीं इसको चलने दो। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे करप्शन के चार्जेस लगाने हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ओके। तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था कि यार ये गड़बड़ है, सरकार तो परमिशन देगी ही नहीं, है ना। तो इसी के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, ओके। तो पहले ने तो रीड इट डाउन, पहले एक जज थे ये KV विश्वनाथ, इन्होंने कहा इसको रीड इट डाउन कर देते हैं, मतलब ठीक है इसको हटा देते हैं, लेकिन मुद्दा ये हो जाएगा कि फिर जो पब्लिक सर्वेंट है दे विल प्ले इट सेफ, इसने ये बोला था, कल मैंने आपको बताया था। और इन्होंने बोला है कि इसकी जांच जो है वो हम लोग ना करके लोकपाल लेखपाल टाइप के लोग, लेखपाल नहीं, लोकपाल और लोकायुक्त टाइप के लोग इसकी जांच करें। दूसरे ने बोला था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो BV नागरथा हैं, इन्होंने बोला था इसको पूरा ही ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है कि नहीं। तो प्लेट सेफ सिंड्रोम के बारे में बता देता हूँ। सेक्शन 17A अगर इसको हटा दिया जाता है तो पॉलिसी पैरालिसिस आ सकती है, ब्यूरोक्रेट्स हेजिटेट करेंगे ड्यू टू फियर ऑफ एरर। बोले हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो हमारे ऊपर करप्शन का चार्जेस लग जाएगा, तो इसलिए वो ऐसा कोई एक्शन लेंगे ही नहीं। दे विल प्ले इट सेफ, है ना। पब्लिक सर्वेंट विल रिजॉर्ट टू प्ले इट सेफ सिंड्रोम, तो सेफ खेलेंगे गेम, इसकी वजह से पॉलिसी पैरालिसिस आ सकती है। मेन मुद्दा ये है। प्रैक्टिस ऑफ करप्शन की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात करें, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को रोकने के लिए उल्टा काम करता है ये सेक्शन 17A। अगर 17A बना रहता है कि कोई आदमी करप्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ केस ही नहीं फाइल किया जाएगा। केस नहीं फाइल किया जाएगा तो इसका मतलब वो मतलब उसके लिए परमिशन लेने जाना पड़ेगा। अब अगर वो परमिशन लेने के लिए जा रहा है तो सरकार एज अ गेट कीपर बिहेव कर सकती है कि यार ये आदमी करप्ट चार्जेस है, तो उससे बात कर लेंगे कि तुम हमारे साथ मिलकर करप्शन करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ केस नहीं होने देंगे, ठीक है कि नहीं। और मान लो आदमी हाँ भी कर देता है उसके लिए, तो आगे चल के वो आदमी उस करप्शन की साइकिल से कभी निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि सरकारों के हाथ में उसका वो एक्ट आ जाएगा कि हाँ तुमने ये किया था तो हम तुम्हारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा देंगे। तो उनसे ज़बरदस्ती भी करप्शन करवाया जा सकता है, कोअर्जन भी हो सकता है ना। इसको नाम दिया गया है डेमोक्ल्स सॉर्ड। ऐसी एक तलवार लटकी रहेगी उनके गर्दन पर हमेशा ज़िंदगी भर कि तुम करप्शन करते रहो हमारे लिए। तो इस तरह का इश्यू है, तो इसको लार्जर बेंच पे फॉरवर्ड कर दिया गया है। चीफ जस्टिस से बोला है कि भाई ये लो और तुम एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस्टेब्लिश करो और हमको इस पे सही फैसला देना है। अभी तो फैसला कुछ आया नहीं है, बट आगे फैसला आएगा तो मैं इसको फिर से बताऊंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पैसिव यूथनेशिया के लिए एक केस गया है सुप्रीम कोर्ट में। हुआ ये था कि 31 साल का एक लड़का 4थी मंजिल से कूद गया तो बच गया, वो सब तरफ से टूट गया है, मेंटली मतलब डेड है वो, एक तरह से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। तो उसके मम्मी पापा और ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि हम इसको सस्टेन नहीं करवा सकते, इतना ट्रीटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है, जब डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर ये बच भी जाएगा तो ठीक नहीं रह पाएगा, है ना, बचेगा ही नहीं, मतलब पहली बात तो यही है। तो जज उसके फैमिली मेम्बर्स से मिले तो पैसिव यूथनेशिया का इसमें वर्डिक्ट आना आज डिसाइड करेगा, मतलब इसमें कल 16 तारीख की उसमें न्यूज़ आएगी तो मैं बताऊंगा क्या फैसला रहा। तो पैसिव यूथनेशिया को मैं बता देता हूँ। एक्टिव यूथनेशिया वो होता है, पहले एक्टिव की बात कर लेते हैं। एक्टिव वो होता है जैसे मैं मर रहा हूँ, मुझे कैंसर है, दर्द हो रहा है, तो मैं डॉक्टरों से कहूँ कि यूथनेशिया मतलब मुझे मार दो एक्टिवली, तो वो क्या करेगा, जहर लेगा और मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा एंड आई विल डाई। इसको एक्टिवली मारना कहते हैं। पैसिव का मतलब ये होता है मैं मर रहा हूँ और मेरे मुंह पे ऑक्सीजन
टैंक लगा हुआ है, मेरे फेफड़े कोलैप्स कर गए मान लो, अगर वो ऑक्सीजन टैंक नहीं होता तो मैं मर चुका होता अब तक। ओके, तो पैसिव यूथनेशिया में यही होता है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, एक नेचुरल आदमी अगर मान लो मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो नेचुरली आदमी जिस तरह से मरता उसको उसी हाल पर छोड़ देते हैं। अगर वो जिंदा रहे तो उसकी किस्मत, मर जाए तो उसकी किस्मत। ओके, तो उसको पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। तो यही बोल रहे हैं इसके घर वाले कि हम इसकी लाइफ सपोर्ट को ले लेना चाहते हैं और वी डोंट वांट हिम टू सफ़र एनी मोर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पोंगल, मतलब तमिल कल्चर को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। काशी तमिल संगम हो गया, अभी ये पोंगल सेलिब्रेशंस भी मोदी जी कर रहे हैं। मैंने बताया ये फेस्टिवल्स होते हैं, पोंगल हो गया, ओनम केरला का है। बर्लिन, मैंने बताया फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं, इंडिया में आए हुए हैं। इन्होंने बोला है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो जर्मनी ने सपोर्ट किया है कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि जर्मनी भी यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। नेक्स्ट ये भी बात हुई है कि देखो हमारा बायलेटरल ट्रेड ऑलरेडी $51 बिलियन का है। जो हम यूरोपियन यूनियन के साथ जितना ट्रेड करते हैं ना, उसका क्वार्टर मतलब 25% हम जर्मनी के साथ ही ट्रेड करते हैं। टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात हुई है, चूँकि ये कोऑपरेशन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वेपनाइजेशन कर लिया है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ का। यूएसए और चाइना लड़ रहे हैं। यूएसए ने जैसे सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया। नेक्स्ट चाइना ने भी जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। तो इसका वेपनाइजेशन ना हो तो सप्लाई चेन्स को डाइवर्स करने की ज़रूरत है, तो उस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात हुई है। ओके, तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट्स को लेके काम करेंगे, सीधी सी बात है, नेशनल इंटरेस्ट को लेके, है ना। तो जर्मनी का हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके वो करो, और हम एक ऐसी लॉन्ग टर्म मोर फ्लेक्सिबल पॉलिसी आपकी सिक्योरिटी के लिए लेके आएंगे, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी कोऑपरेशन साइन हुआ है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, देखो जर्मनी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। 2025 में ही ऐसा हो गया था कि एक आदमी रिटायर हो रहा था जर्मनी में और उसकी जगह एक आदमी ले पा रहा था, मतलब वर्कफोर्स की बहुत कमी है। ओके, तो इसके लिए जर्मनी ने वेलकम किया है कि इंडिया के जो स्किल्ड स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वी विल वेलकम देम। और ये मूव इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यूएसए ने H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। यूएसए में इंडिया के वर्कर्स के प्रति रेसिज्म बढ़ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा रेसिज्म हुआ है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो हमारे इंडियन ओरिजिन के ही हैं, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो प्रेसिडेंट रेस में खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में ट्रम्प का सपोर्ट कर दिया था। आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। उनको अपना सोशल मीडिया हैंडल्स डिलीट करने पड़े थे। उनके खिलाफ इतना रेसिज्म, विवेक रामास्वामी उनका नाम है, उनके खिलाफ इतना रेसिज्म हुआ है, इज जस्ट अबिस्मल। मतलब एक आदमी जिसने यूएसए में अपना पूरा जीवन बिताया, जन्मा वहीं पर, पढ़ाई लिखाई की, यूएसए के लिए $1 बिलियन की कंपनियां खड़ी की, और उसको इतना सब रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है वहाँ पे। जो वाइट पीपल हैं दे आर हाईली रेसिस्ट इन यूएसए। तो इसके लिए ये मूव बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ईरान ने बोल दिया है कि जितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, चूंकि यूएसए तो जा नहीं रहा लड़ने के लिए, जितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया है उसको जल्दी जल्दी हम कोर्ट में बोलेंगे, ट्रायल करवाएंगे और उनको एग्जीक्यूशन मतलब फांसी की सज़ा दे देंगे या गोली मार देंगे। नेक्स्ट, सीड वॉल्ट पहले हमने इस्टेब्लिश की थी, मैं आपको बताऊं। स्वालबार्ड आइलैंड है, ये नॉर्वे का है, ये नॉर्थ सी में पड़ता है, आर्कटिक सी में। ओके, इसको डूम्सडे वॉल्ट भी बोलते हैं। सीड वॉल्ट का मतलब है इसमें बहुत सारी फसलों के बीज हमने इकट्ठा करके रखे हैं कि किसी दिन ऐसा हो कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए तो इस वॉल्ट में कुछ बीज ऐसे बच जाएं जिसको हम उगा सकें दोबारा और ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर जाए। तो इसी तरह की हमने आइस वॉल्ट बनाई है। तो ये तो हमने आर्कटिक सी में बनाया है सीड वॉल्ट, ये हमने अंटार्कटिक सी में बनाया है। ओके, कॉनकोर्डिया स्टेशन है अंटार्कटिका में, यहाँ पर इसकी सीड वॉल्ट बनाई गई है। 52 डिग्री सेंटीग्रेड के कांस्टेंट टेम्परेचर पे, 52 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का है ये। ओके, माइनस, इस पर आइस की कोर को इस्टेब्लिश किया जाएगा। मतलब बहुत जो माउंटेन के ग्लेशियर्स हैं उनमें थोड़ी सी खुदाई करेंगे, आइस निकालेंगे और उसको यहाँ पे आके इकट्ठा कर देंगे। तो ये बोल रहे हैं कि जब सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो हम इनकी स्टडी करके देखेंगे कि पहले ग्लेशियर्स कैसे हुआ करते थे। इट्स जस्ट नॉनसेंस। तो जो 2 सैंपल्स इन्होंने लिए हैं तो वो अल्पाइन माउंटेन्स के लिए हैं, ALPINE, अल्पाइन माउंटेन्स
ये मैं आपको बता दूं कहाँ पड़ते हैं, यूरोप में पड़ते हैं। इनमें से जो माउंट ब्लांक है ये फ्रांस में पड़ता है, वहाँ से एक लिया है हमने। और एक ग्रांड कॉम्बिन ये स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, वहाँ से एक सैंपल लिया है और उसको यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर तुम्हारे जगह जगह से ले लेंगे, फिर हिमालय से ले लेंगे, फिर तुम्हारा ये यूएसए के जो है उनसे ले लेंगे, एंडीज़ माउंटेन से ले लेंगे, रॉकीज से ले लेंगे। ठीक है, सब जगह से ले लेके यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। ये सर्गियो गौर इंडिया में आ चुका है, ये यूएसए का एम्बेसडर है टू इंडिया। ओके, पहले ही दिन आके इन्होंने इंडिया को थोड़ा सा बोल दिया है कि इंडिया को पैक्स सिलिका में ले लिया जाएगा। ये मैंने आपको बताया ही था ऑलरेडी, कल परसों डिस्कस किया था। ये सप्लाई चेन्स को डाइवर्स करने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स को डाइवर्स करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। इसमें 9 कंट्रियां हैं, जिसमें यूएसए अभी लेटेस्ट ऐड हुआ है। अब इंडिया 10वां कंट्री बनेगा, अभी बना नहीं है। नेक्स्ट अब देखा जाएगा कि सरगई गौर क्वाड को लेके क्या करते हैं, पाकिस्तान के इशू पे क्या करते हैं, अभी ये देखा जाएगा। अभी इंडिया में आए ही आए हैं। नेक्स्ट 2025 में देखा जाए, चाइना $1.2 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस में रहा है। दैट वाज नाइस। यूएसए के टैरिफ वगैरह फिर भी लगते हैं इस पर, लेकिन उसके बाद भी $1.2 ट्रिलियन, समझ रहे हो कि नहीं, $1200 बिलियन ट्रेड सरप्लस। हमारा जो ट्रेड का है ना, वो वी आर ऑलवेज इन डेफिसिट। चाइना इतना सरप्लस में है, इतना तो हम बेसिकली ट्रेड ही नहीं करते। हमारा एक्सपोर्ट ही हमारा $800 बिलियन के अराउंड है, ट्रेड तो जाने दो। इट्स जस्ट फैसिनेटिंग। नेक्स्ट इसमें ये बोला गया है कि इंडिया और चाइना क्लाइमेट से लड़ने के लिए फेयर शेयर दे रहे हैं, मतलब खूब लड़ाई कर रहे हैं क्लाइमेट से। उनको हम ज़बरदस्ती ब्लेम करते हैं, विलेन पेंट कर देते हैं एक तरह से कि ये विलेन है, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है। ओके, इन्होंने ये भी बोला है कि अगर देखा जाए फॉसिल फ्यूल से जो बिजली बन रही है, तो यूरोपियन यूनियन में ही देखा जाए 10% की बढ़ोतरी हुई है, 10% की बढ़ोतरी हुई है 2025 तक आते आते। हाफ ऑफ, मतलब 6 महीने में ही 10% इंक्रीज़ हो गया। तो आप चाइना और इंडिया को ही क्यों दोष दे रहे हो? आप लोगों की भी कमी है, मुद्दा ये है। और बहुत सारी चीज़ें और भी बोली हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इंडिया ने तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, हम 100 आई थिंक 20 गीगावाट पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सोलर, ये दिस इज़ ओनली सोलर पावर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं 16 जनवरी की न्यूज़ के साथ।